तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान, हमारे साथ तारिक फतेह साहब जुड़ चुके हैं। देश और दुनिया के जाने माने स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है तारिक फतेह साहब आपका न्यूज नेशन में। कई अहम सवाल हैं जिनको आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आतंक के मोर्चे पर पाकिस्तान का डीएनए किस तरीके का है, जिसको लेकर 130 करोड़ भारतीय गुस्से में हैं। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी आपसे जानेंगे सर। लेकिन पूरे देश में अलग अलग शहरों में किस तरीके से भारतीय सड़कों पर उतरे हुए हैं, 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये तस्वीरें सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि लंदन की भी हैं, जहां पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हर किसी के जहन में यही सवाल, हर किसी की यही मांग कि आतंक के खिलाफ इस बार लड़ाई आर या पार की हो। आप देख सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली, भोपाल, जम्मू, मुंबई, बेंगलुरु और साथ में लंदन की भी। तारिक फतेह साहब, आपसे सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, पुलवामा के आतंकी हमले के बाद जैश तो कहता है कि हमला हमने कराया, पाकिस्तान की सरकार कहती है कि सिर्फ आरोप हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कैसा विरोधाभास, ये कैसा पाकिस्तान? पाकिस्तान और जैश में फर्क ही कोई नहीं है ना। ये पाकिस्तान फौज जो है वो रूल करती है कंट्री को। आज से नहीं, 1947 से उन्होंने अपनी आमदनी, अपना पैसा बनाने के चक्कर में हिंदुस्तान पे हमला किया 47 में, फिर 65 के अंदर भेजे। एक वॉर क्राइम किया जब पाकिस्तान फौज के जो सिपाही थे उनको सिविलियन लिबास में इनमें भेजा। 71 में भी आपने देखा अपने कैरियर 3 मिलियन यानी 30 लाख बांग्लादेशियों को मारा, लाखों लड़कियों को रेप किया। तो पाकिस्तानी थे, मुसलमान। सारा जो सारी बुनियाद जो है पाकिस्तान की जो मिलिट्री सिविलियन उसके अंदर गज़वा हिंद का एक खास अहम पहलू, इसके तहत पाकिस्तानी या वहाँ के पंजाबी एलीट है पीसीपी से जो वहाँ मुहाजिर है, उनकी ये बिलीव है कि जब तक हिंदुस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम या कन्वर्जन हो जी, वक्त तक वो अपनी इस्लाम की जिम्मेदारी पूरा नहीं करते। वो हर बुत को तोड़ना चाहते हैं, हर टेम्पल को तोड़ना चाहते हैं। और ये लोग टीवी का आग डिनाई करते हैं, हिंदुस्तान के भी मौलवी आग डिनाई, लेकिन ये एक बुनियादी आइडियोलॉजी जिसके तहत पाकिस्तान बना, इसके तहत अल्लामा इकबाल क्यों उसका गाना जी, उन्होंने फाउंडेशन रखा। टीना साहब ने पैसे बरतानिया से लिए इसी काम पे, क्योंकि अंडरलाइन इस हिंदुस्तान भारत की हिंदू बाकी नहीं बचे तो जजिया दे या सेकंड लेवल की जिंदगी गुजारे और मंदिर को यहाँ ना बचे। ये कस्बा समझने के लिए जी लगता है उसकी एबिलिटी नहीं है। क्या हिंदुस्तान की पॉलिसी में अरे को अगर बात की तो कम्युनिटी कुछ हो जाएगा। अभी देखिए आप जो लोग जान देते हैं हिंदुस्तान, आप शहीद कहते हैं, शहीद वो होता है जो जिहाद के अंदर इस्लाम फैलाने के लिए मरता है। वो जिहाद की जबान हिंदुस्तान की समझ में आ गई है। तो आप देखिए पेनिट्रेशन कितना है। साहब, जो आप कह रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में आतंक को धर्म से जोड़ा जाता है, कट्टरता से जोड़ा जाता है, जिंदगी का एक अहम हिस्सा बताया जाता है हिंदुस्तान के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, और यही वजह है कि हर आतंकी इसी तरीके से कायराना हमला करता है? ये वहां पर धर्म से जुड़ा है, वहां के डीएनए का हिस्सा बन चुका है। तारिक फतेह साहब, ये डीएनए का आज से नहीं है, ये तो प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली को मार दिया लोग ने। वो जो जाके बेचारे हिंदुस्तान में सिंध में राजा दायर के हिंदू राज में पनाह इस्लाम ने उनकी औलादों ने, पुराना मसला है। एक शाख जो डोमिनेट करती है वो कहती है कि जिंदगी से मौत के बाद अब हर बच्चे को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं कि शहादत जो है इस्लाम फैलाने के लिए अल्लाह के नाम पे जान देना जो है जिंदगी। और ये दुनिया तो एक यहाँ तो ये रहते हैं तो करने दें। अब इस आइडियोलॉजी को बगैर के आप कर नहीं सकते जी। ये फौज का मसला नहीं है कि पाकिस्तान पे हमला करके फायदा नहीं होगा। वो इस इंतजार में बैठे कि हम
जो मौत की दुआ करता है, आप ऐसे लड़ें कि उसको मौत ना दें। आप कराची को ब्लॉक कर दें, नेवल ब्लॉक डालें। आप बलोचिस्तान को प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था और बाद में पता क्या हुआ, उनकी मदद करें। आप देखिए कि फ्रंटियर बादशाह खान जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, फ्रंटियर गांधी कहलाते थे, वहां पश्तून मूवमेंट है, उनको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। तो आपने अगर पाकिस्तान से का जवाब देना है तो गोलियां मत चलाएं, बम मत चलाएं, अफगानिस्तान की मदद करें। तालिबान से पश्तून खुद लड़ लेंगे। सिंध के अंदर लोग फंसे हुए हैं, आजादी मांग रहे हैं। बलूचिस्तान पे तो पाकिस्तान ने फौज से कब्जा किया 1948 में। वो तो उसकी तो एम्बेसी थी दिल्ली और कराची में। बिल्कुल भूल गए आप लोग सब। बिल्कुल। तो इससे ये फौजी जंग नहीं है, ये दिमाग की लड़ाई है। ये इनको जूते आप मारे ऐसे जिनको जान ना रहे। जी बिल्कुल। लेकिन तारिक फतेह साहब, आपको लगता है कि बदलते वक्त में पाकिस्तान की मुश्किलें कुछ और ज्यादा बढ़ सकती हैं? क्योंकि भारत की तरफ से सख्त संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक बार ये कहते हुए कि सेना को आजादी दी जाती है जगह चुनने के लिए, समय चुनने के लिए। और सिर्फ भारत की तरफ से नहीं, ईरान की तरफ से भी सीधा सीधा बड़ा झटका, बड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया जा रहा है अफगानिस्तान की नाराजगी के बीच। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की मुश्किलें कुछ बढ़ सकती हैं? कैसे बढ़ेंगी? देखिए, चीन की ये जिसे हम इंग्लिश में कॉन्क्यूबाइन कहते हैं, और सऊदी अरेबिया का ये सेक्स स्लेव है। आप बताइए कि सऊदी अरेबिया की ईरान से जो जंग चल रही है यमन में, उसी बेसिस पे तो ईरान पे हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से। इसको समझ के लड़ना पड़ेगा कि ये असल में पूरी पाकिस्तान की जो 1 मिलियन मेंबर फौज है, ये किराए की फौज है, ये मर्सनरीज है। इनको चीन से पैसा लेना है। चीन ने बलोचिस्तान पे कब्जा कर लिया, जहां आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी व्हाट अ वेल्थी प्लेस इट इज। लेकिन वही मौलाना आजाद और नेहरू जी ने रिफ्यूज कर दिया जब बलूचिस्तान ने कहा कि हमको हिंदुस्तान का हिस्सा बनना है। तो आज हम वही गलतियों बर्दाश्त कर रहे हैं ना। कांग्रेस की गवर्नमेंट की फ्रंटियर में छोड़ के आ गए आप लोग। तो वो जो लोग वहां बचे थे, बादशाह खान वगैरह, 20-20 साल जेल में रहे। तो ये सब उसका नतीजा है कि जब आप पाकिस्तान को उसकी आइडियोलॉजी को समझ नहीं पाए कि ये सर, लेकिन हर भारतीय जिस तरीके से गुस्से में है तारिक फतेह साहब, वो नहीं चाहता पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को समझना। वो कह रहा है कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत सरकार ने, भारत के जवानों ने, सुरक्षा बलों ने, पुलवामा के हमले के बाद पाकिस्तान को एक और सर्जिकल स्ट्राइक, और इस बार सर्जिकल स्ट्राइक का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए। हर भारतीय के जहन में अब सिर्फ और सिर्फ यही सवाल है, यही मांग है। मैं नहीं समझता कि इससे कोई फायदा होगा। जो मौत की दुआ कर रहे हैं आप उन्हें मौत दे रहे हैं। वो तो मरना चाहते हैं। आप इसको पहले समझें कि शहादत का मसला जो मामला जो है, ये जो आईसिस है, तालिबान है, बोको हराम है, अल शबाब है, ये कभी आपने सुना है कोई नॉन मुस्लिम ये सुसाइड बॉम्बर कहीं कोई जापानी कर दे या कोई फ्रांसीसी कर दे? ये तो मौलवियों ने, मुल्ला का जो इस्लाम इस वक्त चल रहा है दुनिया भर में, उसके तहत हर मुसलमान को एक सिपाही बना दिया गया कि तुम अकेले किसी को बम फाड़ दो। और वो कहते कि आपकी जिंदगी फिर हमेशा, जिसे आबे हयात कहते हैं, पी के मर जाओ, उसके बाद जिंदगी मजे ही मजे हैं। हाँ, दारू भी मिलेगा, शराब, लड़की, जो मिलेगा मिलेगा। उसके अंदर आप देखिए कि एक्टिवली सऊदी अरेबिया की तरफ से पैसे मिल रहे हैं। आपकी मस्जिदों में नहीं आ रहे वो। अब मदरसे जो 50-50 हजार मदरसा चल रहा है पाकिस्तान में, कुछ तो निकालेगा ना। जब लोग ब्रेन वॉश होके निकलेंगे तो वो तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान आके हमें मारो, हमने आगे जाना है। आपको चाहिए आप इनके साथ बॉर्डर सील कर दें, आप ट्रेड बंद कर दें, आप कराची पे लगा दीजिए इंडिया की नेवी। फिर देखिए क्या करते हैं ये लोग। दरिया, एक इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करें, काबुल रिवर जो आता है उस पर डैम बना लें। आप तरीके हैं, कुछ नहीं है। तो मुझे बता दो, मैं आपको एडवाइस की थी, जंग इज नॉट द आंसर। आपके भी लोग मरेंगे और वो तो मरना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमें मार दो। नहीं, लेकिन जब कोई भी नौजवान
पाकिस्तान का कोई भी भटका हुआ नौजवान ये कहता है मुल्ला की बात में आने के बाद, कठमुल्ला की बात में आने के बाद कि मुझे मार दो, मैं लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो उसके परिवार के लोग क्या करते हैं? पाकिस्तान के वो जो तमाम माँ बाप हैं वो कैसे अपने बच्चों को आतंकी बनने दे रहे हैं, कैसे उनके हाथों में हथियार सौंप रहे हैं? आपने नहीं देखा गाजा के अंदर फलस्तीनी बच्चों को मार देते हैं और माँ जो है वो मिठाई बांटती है? आप इसको समझें कि कैसी वबा फैली है पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में, जहां 9/11 के बाद लोगों ने मिठाइयां बांटी, ताली बजा रहे, जिसके घर में मौत होती है वहां खुशी आर्टिफिशियल होती है, दिखावे की होती है। नॉर्मल इंसान के घर बच्चे की मौत हो जाए तो शोक होता है, यहाँ लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, बच्चा शहीद हो गया, माशाअल्लाह जन्नत में जाएगा, हूरें मिलेंगी। यानी वी हैव टू फाइट दिस इन एन इंटेलिजेंट आइडियोलॉजिकल वॉर बिफोर एनीथिंग इज डन। वरना आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान ने अपने 30 लाख आदमी मार दिए 1971 में, तो जिस और इंडिया ने क्या किया, उनको आजादी दे दी। जब आप पाकिस्तान के अंदर, आप कारगिल में आप जा सकते थे, बलूचिस्तान तक आपको रोक दिया गया कि नहीं भाई लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस पे जहाज मत जाए। आप समझ नहीं रहे पाकिस्तान क्या है। जब तक पाकिस्तान नहीं टूटेगा हिंदुस्तान का खून बहता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन तारिक फतेह साहब, ईरान में अगर आतंकी हमला होता है तो उसकी भी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ती हैं और ईरान दो टूक कहता है पाकिस्तान से कि अब आर या पार की होगी अगर आगे स्थितियां इसी तरीके से बिगड़ती हैं। ये क्या कुछ वजह है कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ईरान में भी अगर कुछ होता है तो उसका सीधा टेरर कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता है? तो ईरान में कौन सा ऐसा जन्नत बनी हुई है? ईरान ने अपने लोगों को कितना मारा है आप ये भी तो समझिए। पिछले 40 साल हो गए वो मुल्लाओं के हाथ में, ईरान लाखों आदमी मार दिए उन्होंने। आप मुझे बताइए कि जितने लोग ईरान से भागे जो पाकिस्तान में आके बसे, आपके इंडिया में कितने रेफ्यूजी बैठे हुए ईरान से? वो इसीलिए मिलने के ईरान तो मुल्ला चला ही रहा। ये मुल्लाओं की आपस में लड़ाई है ईरान और पाकिस्तान की। सुन्नी मुल्ला और शिया मुल्ला लड़ पड़े। सुन्नी पाकिस्तानी सुन्नी मुल्ला को सऊदी अरबिया पैसे देता जी, ईरान जो है वो अपने आइसोलेशन में है। आप देखिए कि ईरान में जो ईरान के शहरियों के साथ बुरा हशर किया ईरान ने, पाकिस्तान तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन ईरान में पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री को लगातार चलाता है, बढ़ाता है और ईरान से कुलभूषण जाधव का अपहरण करता है, उठाकर लाता है और जासूसी का आरोप लगा देता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पाकिस्तान को फटकारती है कि आप सजा नहीं सुना सकते। ये किस तरीके का पाकिस्तान का डीएनए सर? आपके हाथ में है, आप पकड़ लें उनके 10 लोग। कराची में रहता है ना वो बंबई का बदमाश, क्या नाम है उसका? दाऊद जी, पकड़ लेना। ठेके पे दे 50,000 रुपए, क्या 5 लाख के अंदर पकड़ा जाएगा। आप खुद बाबू लोग कुछ करते नहीं है। कोई 1.5 करोड़ अफसर बैठा हुआ है फॉरेन मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, वो एक आदमी कराची में बैठ के खुलेआम बम मार रहा है हर जगह, उसको पहले पकड़े ना। कोई दुबई में बैठा है, कोई कहां बैठा हुआ है। आप मुझे एक सीधी बात बताइए, गुंडे और लॉयर की लड़ाई में कभी लॉयर जीता है? आप कुलभूषण जेल में बैठा हुआ है और इंडियन जो है वो क्रिकेट मैच देख रहे। देखिए ना, आप अगर आज आपने कुलभूषण के लिए एक फर्म एक्शन लिया होता जी, बॉर्डर सील कर दिया होता, क्या ये बंदर का नाच जो चलता है वाघा के ऊपर फौजियों का, ऐसे लगता है मजाक बना हुआ है, इसको तो बंद करें ना। कहीं साहब टूरिज्म के लिए अच्छा, अरे या तो कारोबार कर लें या मुल्क चला लें। मजाक बना हुआ है। कुलभूषण जेल में और इंडिया पाकिस्तान के अमन की आशा और चल रही है। वहां से आंटियां आती हैं, यहाँ से जाती हैं, कोई लिटरी उसमें जा रहा है, कोई नाच गाने के कंपटीशन में जा रहा है, किसी को फ्री की राइड मिल जाती, कहता है अरे पाकिस्तान बड़ा अच्छा जगह। सिद्धू नहीं बैठा हुआ आपका यहाँ, जी, कैसे तारीफ कर देता। तो फिर पहले घर साफ करें ना अपना। लेकिन तारिक फतेह साहब एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। पेशावर के स्कूल में आतंकियों का हमला होता है, बच्चों का कत्ल किया जाता है, हर भारतीय की आंख नम थी। और यहां पुलवामा में 40 जवानों को इस तरीके से कायराना हमला किया जाता है, वो उनकी जान चली जाती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चुप्पी साधे हुए हैं।
एक शब्द तक नहीं बोलते। ये चुप्पी उनकी मजबूरी है या यही उनकी सियासत का आधार है? वो बेचारा, उसके सर में कुछ नहीं है सर। वो क्रिकेटर था, उसकी शक्ल सूरत अच्छी है, लड़कियां उसमें मरती हैं तो उसको बना दिया प्राइम मिनिस्टर। वो वाकई डफर है। मैं 1970 से उसका क्रिकेट करे आई वाज न्यूज पेपर रिपोर्टर इन पाकिस्तान। बिल्कुल खोखला दिमाग है, उसमें कुछ नहीं है सिवाय दारू के और औरतों के, उसके पास और कुछ नहीं है। मैंने पहले कहा था ये सियासत नहीं, ये बीवी पे बीवी बदलता जा रहा है। ऐसे लोग को इंडिया के अंदर पसंद किया जाता है। अरे कमाल कर, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ। एक इतने खोखले जाली डफर आदमी के लिए इतनी गुडविल। और वो बताइए, प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे वो जेल में बंद है, उसकी कोई आवाज नहीं। देखिए ना, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया पाकिस्तान में। यही फौजी जो आप दिखा रहे हैं, जिनकी 12 तक की जमात की पढ़ाई होती, उसके बाद वो अफसर बनते हैं और फिर करोड़पति हो जाते हैं। इनमें से किसी ने कभी जंग नहीं लड़ी है। ये फौजियों को आगे ढकेल देते हैं, वो मर जाते हैं। इनकी डिवीजन के अंदर अगर 20,000 फौज है तो 10,000 जाली होती, जिसकी तनख्वाह पाकिस्तानी जनरल देता। ये करप्ट एक आतंकवादियों की फैक्ट्री है और ये जिन्ना साहब ने बनाई थी। आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये मजाक हिंदुस्तान के साथ 70 साल पहले हुआ था और इस मजाक को खत्म करना पड़ेगा, इसमें जंग लड़ने की जरूरत नहीं है जी। लोग खुद पश्तून, बलोच, सिंधी, कराची वाले तंग आए हुए इससे। आप उनकी मदद करें, वो खुद काम कर लेंगे। लेकिन जो बात आप तारिक फतेह साहब कह रहे हैं, उसके आधार पर पाकिस्तान को चला कौन रहा है और आतंक की फैक्ट्री को कौन चला रहा है? इमरान खान, सेना, ISI या वो कठमुल्ले जिनको लिए आप कह रहे हैं कि वही दरअसल में आतंक की फैक्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं? देखें, वो हमारे दोस्त हैं हुसैन हक्कानी साहब ने, बड़ी पहले पाकिस्तान के एम्बेसडर थे अमेरिका में, उन्होंने किताब लिखी थी मुल्ला मिलिट्री अलायंस, कुछ इसी नाम की थी। पाकिस्तान को चलाता है ISI नीचे से। पाकिस्तान फौज के कमांडर इन चीफ को नहीं पता कि वो 70-80 हजार लोग जो ISI में भर्ती हैं वो कर क्या रहे हैं। पाकिस्तानी जनरल जिनकी फैक्ट्रियां फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में से ये IED बनाती हैं जिसमें बहुत अमेरिकी मरे, वो खुद अमेरिकन है, वो अमेरिका में रहते हैं। ये फ्रॉड का एक फ्रॉड की फैक्ट्री है। आपको जिस किस्म का ID चाहिए आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। इंडियन करेंसी छपती थी वहां पे, तभी आपकी डिमोनेटाइजेशन हुई, उसका पता नहीं क्यों नहीं जिक्र करते। बिलियंस ऑफ इंडियन रुपीज प्रिंटेड इन पाकिस्तान, उसको दुबई भेजते थे, वहां यूरो बनाते थे, कुछ बांग्लादेश, नेपाल को भेजते थे, वो खत्म हो गया। इसी तरह आपको इस सोच को खत्म करना पड़ेगा कि कभी कोई सोचे भी नहीं। और जम्मू कश्मीर स्टेट इंडिया का हिस्सा है, जिसमें बल्तिस्तान पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। और नेक्स्ट टाइम ये आपकी कारगिल जैसी वॉर हो तो आपका कोई कमांडर इन चीफ ये ना बोले कि भाई लाइन ऑफ कंट्रोल ना क्रॉस करना। कैसे लाइन ऑफ कंट्रोल? हिंदुस्तान का हिस्सा है और उससे बोलने उससे हिंदुस्तानी फौज ना जाए, और पाकिस्तान फौज भाग गई थी वहां से। बिल्कुल। लेकिन तारिक फतेह साहब, पुलवामा के हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो एक बयान आया उसमें सिर्फ ये कहा गया कि ठोस सबूत देने चाहिए, सिर्फ आरोप नहीं लगाने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सबूत आखिर भारत की तरफ से कब कब दिए जाएं? 26/11 के बाद, पठानकोट के बाद जैश ये कह रहा है कि हमने आतंकी हमला कराया और पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि आप हमें सबूत दीजिए। नहीं, आप उनसे सबूत क्या? को वकील है, वो कोर्ट में बैठे हैं क्या? ये तो ऐसा लग रहा है कि गुंडागर्दी के अंदर आप कह रहे हैं भाई मैंने थप्पड़ मारा, आप मुझे सबूत दीजिए कि मैंने आपको थप्पड़ मारा। ये तो स्टुपिडिटी की इंतहा हो गई है। आप क्यों सबूत मांग रहे हैं? और उससे मुंबई पे हमला किया, कुछ सबूत चाहिए क्या? लोकसभा पे हमला हुआ। देखिए, इसको सिर्फ उस वक्त होगा जब हिंदुस्तानियों को क्लियर हो कि ये ना सिर्फ फौज का प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान के जो बड़ा सूबा है पंजाब, उसके अंदर वाइड स्प्रेड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हर एक आदमी अपने आप को जाली अरब समझता है, उर्दू बोलने की कोशिश करता है, अजीब अहमद लगता है। ये इट इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। और वो समझते सारे बैठे हुए ये समझ के कि भाई एक दिन तो दिल्ली पे फिर कब्जा होगा, हम तो कब्जा करेंगे, हम तो मुगल बादशाह के। अरे भाई, आज से 100, 200, 300 साल पहले तो हम सब हिंदू थे जी, अभी नहीं 1000 साल पहले थे। तो तुम किस तरह अपने आप को अरब कहते हो?
आप सोचिए कि 200 मिलियन लोग ब्रेन वॉश हो गए, वो अपने आप को समझते हैं वो तुर्की से आए, तैमूर की औलाद नहीं, अगर है भी तो तैमूर की, हराम की औलाद। ये समझ लें पहले, उसके बाद। लेकिन इसको समझाने के लिए जंग नहीं होती, इसके लिए जो खाने पीने का रास्ता वो काट दें आप। तो आप कह रहे हैं कि चिनाब का पानी बंद कर दिया जाए, आप कह रहे हैं कि जो पानी की सप्लाई है वो बंद कर दी जाए, इस तरीके के जो और तमाम कदम उठाए जाते हैं वो तमाम कदम सख्ती के साथ उठाए जाएं। लेकिन तारिक फतेह साहब, आखिर में एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, क्या हम पाकिस्तान से उम्मीद करें कि आतंक के मोर्चे पर कभी वो सुधर पाएगा, कभी वो कहेगा कि हाँ हमारी गलती थी, बीते 70 सालों से आगे से आतंक की फैक्ट्री नहीं चलेगी पाकिस्तान में? कभी भी नहीं। पूरे हिंदुस्तान के 3 टुकड़े कर दिए, कभी माफी मांगी उन्होंने? कभी आपके वो लोग जो यूपी, सीपी, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, सब जिन्होंने वोट दिया था पाकिस्तान के लिए, कभी उन्होंने मांगी माफी? जी। पाकिस्तान जो आज है वहां तो मुस्लिम लीग जिना की जीती भी नहीं कभी। जी। कोई आपको बगैर नफरत किए हुए, बगैर गुस्से के आपको जंग लड़नी पड़ेगी। गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये तो आपकी किताबों में लिखा हुआ कि कर्म करें और स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जंग विकल्प नहीं हो सकती है, जंग विकल्प नहीं हो सकती है, जो बाकी तमाम सख्त कदम उठाए जा सकते हैं ताकि मुश्किलें लगातार पाकिस्तान की बढ़ती जाएं, उस पर विचार करना चाहिए भारत सरकार को। पाकिस्तान सुधरेगा इसकी उम्मीद पाकिस्तान से नहीं की जा सकती, क्योंकि आतंक पाकिस्तान के डीएनए में है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फतेह साहब जुड़ने के लिए न्यूज़ नेशन के साथ और अपना अनुभव साझा करने के लिए।